कभी सोचा है एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो आज के भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था? एक ऐसी ताकत जिसने बिखरे हुए छोटे छोटे राज्यों को पहली बार एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया और हमारे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। चलिए आज भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े को देखिए, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। जी हां, अपने चरम पर मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था। ये वो पहली हुकूमत थी जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरो दिया था। तो उस समय माहौल कैसा था? देखिए, सिकंदर के जाने के बाद पूरे उपमहाद्वीप में एक तरह की राजनीतिक खाली जगह बन गई थी। हर तरफ छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच से एक नई बहुत बड़ी शक्ति का उदय होने वाला था। तो ये है इस साम्राज्य की पूरी कहानी एक नज़र में। 322 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी गई, फिर सम्राट अशोक के दौर में ये अपने शिखर पर पहुंचा। इसके बाद कलिंग युद्ध जैसा एक बड़ा मोड़ आया और आखिरकार 1885 ईसा पूर्व में इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। ये वाकई में एक जबरदस्त उतार चढ़ाव की कहानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त के उदय से। देखिए, इस साम्राज्य की नींव दो असाधारण लोगों की जोड़ी ने रखी थी। एक थे महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरे थे उनके गुरु और रणनीतिकार चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर इतिहास का नक्शा ही बदल डाला। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उनके सामने था नंद साम्राज्य, जो ताकतवर तो था लेकिन लोगों में बदनाम था। नंदों के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, पर चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास थी बेहतर रणनीति, गुरिल्ला युद्ध की कला और सबसे बड़ी चीज, आम लोगों का साथ। और इसी के दम पर उन्होंने नंद साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। और ये जीत सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं थी। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के ही एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। इस एक जीत ने न सिर्फ साम्राज्य को बहुत दूर तक फैलाया, बल्कि मौर्यों को दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित कर दिया। अब कहानी में एंट्री होती है चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक की। अशोक के राज में मौर्य साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच गया। अपने शुरुआती दिनों में अशोक एक बेहद आक्रामक और शानदार कमांडर थे, जिनका एक ही मकसद था, विजय। जरा इन आंकड़ों से उनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। 3 करोड़ तक की आबादी, 6 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक और 9,000 युद्ध हाथी। अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ साम्राज्य। अशोक के दौर में मौर्य साम्राज्य सचमुच एक सुपर पावर था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शक्ति के शिखर पर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अशोक और उनके साम्राज्य के लिए वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने सम्राट और साम्राज्य दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। कलिंग का मैदान अशोक की आखिरी बड़ी फतह का गवाह बना। ये पूरे उपमहाद्वीप को एक करने की उनकी जिद का एक बहुत ही क्रूर नतीजा था। 1 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अंदाजा है कि इस भयानक जंग में इतने सैनिक और आम नागरिक मारे गए थे। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। कहते हैं कि जब अशोक ने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा तो वो अंदर तक हिल गए। जीत की खुशी गहरे दुख और पछतावे में डूब गई, जैसा कि उन्होंने बाद में अपने शिलालेखों में भी लिखवाया। और इसी पछतावे की आग से एक नई सोच ने जन्म लिया। अशोक ने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और शासन का एक नया तरीका अपनाया, जिसे कहा गया धम्म। ये सिर्फ कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये अहिंसा, करुणा और सामाजिक भलाई पर आधारित एक पूरी राज व्यवस्था थी। अब देखिए, धम्म की बातें करना एक बात है और उसे इतने बड़े साम्राज्य में लागू करना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये है कि मौर्य आखिर ये सब मैनेज कैसे करते थे? चलिए उनके प्रशासन और वास्तुकला की उस नींव को समझते हैं जिस पर यह साम्राज्य खड़ा था। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर आती है ना? एक पूरा नक्शा एक ही रंग में रंगा हुआ, मानो हर इंच जमीन पर उनका सीधा कंट्रोल हो। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि इसे एक सॉलिड ब्लॉक की तरह नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की तरह देखना चाहिए। मतलब बड़े बड़े शहर और व्यापार के रास्ते सीधे कंट्रोल में थे, लेकिन इनके बीच के बड़े इलाकों में स्थानीय कबीलों का राज था। ये कंट्रोल का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका था।
और इस विशाल नेटवर्क को चलाने के लिए उनका सिस्टम भी बड़ा कमाल का था। प्रांतों में राजकुमारों की मदद से एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, शहरों के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल थी और एक बहुत ही तगड़ा जासूसों का नेटवर्क था। यही नहीं, सड़कें और अस्पताल जैसे काम भी करवाए गए। और हाँ, सबसे खास थे पत्थर के खंभों पर खुदे हुए उनके फरमान, जो उस जमाने के मास कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन जरिया थे। हर साम्राज्य का अंत होता है और मौर्य साम्राज्य का भी हुआ। लेकिन कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। मौर्यों की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। आइए देखते हैं कि कैसे इस प्राचीन साम्राज्य की छाप आज के भारत पर भी दिखाई देती है। अशोक के जाने के बाद वो बात नहीं रही। उनके बाद के शासक इतने काबिल नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। साम्राज्य कमजोर होता गया और अशोक की मौत के महज 50 साल के अंदर आखिरी मौर्य सम्राट को उसी के सेनापति ने मार डाला और इस तरह भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जरा इस तस्वीर को देखिए, कुछ याद आया? ये है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसे अशोक ने बनवाया था, और यही आज हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अतीत और वर्तमान के बीच इससे मजबूत रिश्ता और क्या हो सकता है? और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अशोक की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत क्या है। क्या वो जंग जीतने में है या दिल जीतने में? क्या शक्ति को शांति के जरिए हासिल किया जा सकता है? इस पर